नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनके हाथ में संगठन की बहुत महत्वपूर्ण कमान तो है ही, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने आए तो उनके बारे में पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि ये तीसरी पीढ़ी है मध्य प्रदेश की। और निश्चित तौर पर ये अगर तीसरी पीढ़ी है जैसा सीनियर लीडर्स ने कहा है तो इस पर निगाह रखी जानी ही चाहिए। और जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, संगठन के तौर तरीक़ों में बदलाव की शुरुआत, बदलाव इस मायने में कि उन चीज़ों को जो संगठन की रीति नीति के हिसाब से संचालित होती हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली है, फैसले तेज़ हुए हैं। और कोशिश ये भी है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, जो बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये बात हमने आपसे पहले भी कही है कि ये प्रश्न कई बार उठा है कि कार्यकर्ताओं को सुना जाएगा तो ये बीजेपी के लिए बहुत बेहतर होगा। उपचुनाव का ये समय है और उपचुनाव का ये बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि हम मिडवे हैं। 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को नतीजे, और किसी मायने में ये चुनाव आम चुनाव से कम नहीं है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूँ सर। नमस्कार। चुनाव की चुनौतियाँ, इसी बीच में बाबूजी का जाना भी, पिताजी का हालांकि एक भरी पूरी उम्र और एक भरे पूरे संरक्षण के बाद उनका जाना हुआ, लेकिन ये राजनीति की चुनौती है जिसको आप बहुत बेहतर समझते हैं आरंभ से। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सीट्स लाकर मध्य प्रदेश की राजनीति को स्थायित्व की तरफ ले जाएंगे, तो इसका इस आत्मविश्वास का कारण क्या है? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये संगठन संपूर्ण भारत के अंदर एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। और आप जानते भी हैं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धेय राजमाता जी से लेकर कुशवाहा ठाकरे जैसे व्यक्तित्व ने, और यहाँ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ का कार्यकर्ता अपने काम की पद्धति के आधार पर, और जो नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन में, जिसमें अमित शाह जी कभी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये जो रणनीति है और इसका आधार हमारा बूथ का कार्यकर्ता है। तो ये मैं इस बात पर कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ज़मीन में मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथों पर इतना सशक्त है और इतने क्षमतावान और पद्धति से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं कि उनके आधार पर एक कहा जा सकता है कि इस चुनाव में उन मुद्दों को लेकर और हमारे नेतृत्व को लेकर के जब हम जाते हैं तो उन चीज़ों को कार्यकर्ता ज़मीन पर नीचे डिलीवर करता है, वही आधार बनता है चुनाव जीतने का। और मैं बहुत विश्वास से कहता हूं कि इन 28 विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, उपचुनाव, इन चुनावों में इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव को ताकत के साथ जीतेंगे। सर, ये चुनाव अभी तक जहां पहुंचा है तो हमने देखा कि लायक नालायक भी हुआ, फिर इसके बाद अमीर गरीब की भी बात आई, भूखे नंगे की भी बात आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ हमले हुए, कांग्रेस की तरफ से भी हमले हुए, और अब ये जो भूखा नंगा एपिसोड आया है सामने, इसको लेकर बीजेपी काफ़ी हमलावर भी हुई है। और हम भी शिवराज हैं, इस तरह का कैंपेन भी शुरू किया गया है। आप किस तरह देखते हैं? क्या मुद्दे गायब हो रहे हैं चुनाव से, या क्या क्या कारण आप देखते हैं कि जिस तरह के हमले एक दूसरे को लेकर हो रहे हैं, क्या वजह देखते हैं आप इसकी? शरद जी, मध्य प्रदेश के जो हालात थे और जिन हालातों में मध्य प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी, सरकार बदली, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जिन्होंने इन 15 महीनों के अंदर जो मध्य प्रदेश को दुरावस्था की ओर लेकर के गए, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के हर समाज वर्ग के लिए जो कुछ अच्छा हो रहा था, उन सारी चीज़ों को इन्होंने ब्रेक कर दिया। और इनका अंतर्द्वंद अंतरकलह था जिसके कारण से सरकार को जाना पड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 15 साल का कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, और चूंकि मेरी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संपूर्ण देश ने इस बात को देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व ने 15 वर्षों में कैसा काम किया। लेकिन इन 15 महीनों में जो हुआ और उसके बाद सरकार गई और 5 महीने के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया, तो ये विकास के मुद्दे पर चुनाव जाकर के खड़ा हो रहा था या हुआ है, उन मुद्दों पर, नेतृत्व पर, कि एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के हितों के कल्याण के लिए काम करने वाला नेतृत्व,
और विकास जो मध्य प्रदेश को चाहिए था, जो 15 वर्षों में हुआ, 15 महीनों में इन्होंने इसको बर्बाद किया। और इन 5-6 महीनों में कोविड के संकट में भी शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया, तो इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये जो अनर्गल प्रकार की चीज़ें कांग्रेस ने शुरू की, इसलिए शुरू की कि मुद्दों से, विकास से कैसे ध्यान हटाया जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्तित्व, जिनके बारे में ये कहा जाए कि नंगे भूखे हैं, और हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ जो था वो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे। ये बात मैंने कई बार कही कि जिसने गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, जिन्होंने धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी, वो गरीबों के दर्द को क्या समझ सकते हैं। इसलिए तो 15 महीने के अंदर कमलनाथ वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, ना फील्ड में कहीं गए। आज जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कहीं भी हम पूछते हैं कमलनाथ जी कभी आए, तो लोग कहते हैं भाई कमलनाथ जी तो यहाँ कभी नहीं आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5 महीनों में कितनी बार गए होंगे, चुनाव के कैंपेन में कितनी बार गए होंगे। और 15 साल के अंदर तो शिवराज सिंह चौहान तो घर घर में गले लगा करके काम करने वाला नेतृत्व रहा है। तो इसलिए इन्होंने मुद्दों से भटकाने के लिए एक ऐसे नेतृत्व पर जो संवेदनशील और देश और समाज के लिए, मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए काम करने वाला नेतृत्व है, उसको नंगा भूंगा कह करके इन्होंने गरीबों का और किसानों का अपमान किया है। आपने अभी बात की कि 2 लीडर, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाता है, लेकिन भारत में भी चुनाव में पक्ष और विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं, उनके व्यक्तित्व की तुलना करके ही हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। आप किस तरह देखते हैं? अगर मैं बात करूं कि आप दावा करते हैं कि शिवराज जी हर दृष्टि से एक परफेक्ट लीडर हैं, तो आप दोनों ही लीडर की, दोनों पार्टी, अगर आप अपने नेता की अच्छाई बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर वो शिवराज जी से कमतर हैं तो क्यों हैं? शरद जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व की हम लोग बात करते हैं, तो कमलनाथ जी के बारे में अगर मैं कहूँ, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि जन नेता के नाते से जनता के साथ कनेक्टिविटी, जनता के साथ नेता की संवेदनशीलता, ये कमलनाथ जी में कोई, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के जनता के नेता नहीं हैं, वो उद्योगपति हैं। उनके किसी कांग्रेस के नेता ने कहा तो गलत नहीं कहा है, उन्होंने ठीक कहा है कि वो उद्योगपति हैं। पर मेरा तो प्रश्न है कि वो उद्योगपति और एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, इस भारत के इस लोकतंत्र में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो गरीब के, किसान के, और जिनको उन्होंने नंगा और भूखा कहा है, नंगे भूखे परिवार से और नंगा भूखा रह करके भी जनता की, गरीब जनता की सेवा करने का नेतृत्व दे सकता है, सक्षम नेतृत्व दे सकता है, संवेदनशील नेतृत्व दे सकता है, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। आप चूंकि उद्योगपति हैं, और मैंने तो प्रश्न खड़ा किया था और आज फिर कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आप थैला लेकर के, मैं आपको नंगा भूखा नहीं कहूँगा, आप थैला लेकर के छिंदवाड़ा आए थे, गरीब ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, और आप इतने अरबपति और देश के इतने बड़े उद्योगपति बन गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि गरीबों का खून चूसा आपने छिंदवाड़ा के अंदर। मैं इस बात पर बहस करने को तैयार हूं कि छिंदवाड़ा की गरीब जनता के साथ आपने क्या किया, और छिंदवाड़ा के साथ जिस प्रकार से आपने ये चीज़ें की और उसके आधार पर आप गुणाभाग करते रहे और आप देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। तो एक कमलनाथ एक परिवार के साथ, वो मुख्यमंत्री जनता की लोकप्रियता के कारण से ही बने। जनता ने आपको वोट नहीं किया, वोट तो जनता ने, जो आपने भ्रम फैलाया कर्ज माफी का, भ्रम फैलाया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का, जो भ्रम और झूठ बोला, इसमें कुछ गड़बड़ हुई और उसके कारण से आपको 3-4 सीटें ज़्यादा, वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले, 3-4 सीटें आपको ज़्यादा मिल गई। आप मानते हैं कि आप ये बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं अपनी कैंपेन के ज़रिए? क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी दावे हैं कि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की तकदीर बदलने की कोशिश की, उन्होंने मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में बड़ा काम करने की कोशिश की, और उनको अगर पूरा टेन्योर मिलता तब उनके बारे में एक ऑनेस्ट असेसमेंट हो सकता था, लेकिन बीच में ही सरकार गिरा दी गई तो उनको उसका भी मौका नहीं मिला। मध्य प्रदेश का मुझे ऐसा लगता है कि 7.5 करोड़ जनता में ये परसेप्शन भी है, लोग जानते भी हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की आज बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केवल और केवल अगर कहीं की बात की है तो छिंदवाड़ा की बात की, और छिंदवाड़ा के अंदर जो कुछ चाहिए वो छिंदवाड़ा के अंदर चाहिए। और इसके एक उदाहरण नहीं है, मैं अपने क्षेत्र का, जहाँ से लोकसभा का सांसद हूँ,
वहाँ 3 एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए थे। आपने बंद करके उस बजट को ले जा करके कॉलेज कहाँ खोल रहे हैं? छिंदवाड़ा के अंदर। बुंदेलखंड का भी विकास मध्य प्रदेश के लिए है। गरीब जनता रहती है, गरीब से गरीब लोग रहते हैं, वहाँ उनकी भी ज़रूरत है। बिंद के अंदर सिंचाई की परियोजना, जो पानी सिंचाई के लिए चाहिए, सेंसन परियोजना को आप कहाँ लेके चले गए? छिंदवाड़ा। आपने मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज 14,000 करोड़ के बजट के साथ, आप 14 से एक बड़े बजट के साथ आप जाकर के कहाँ खोल रहे हैं? वो छिंदवाड़ा के अंदर। उन्होंने केवल छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश माना। तो इसलिए ये कहना तो सरासर झूठ और सरासर जनता के साथ धोखा है कि मध्य प्रदेश के विकास की बात कमलनाथ जी और उन्होंने उद्योग और ये सब झूठ और छल कपट है। मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है। ना कभी मध्य प्रदेश आप गए, न कभी मध्य प्रदेश के गरीबों को आपने देखा, ना आपने कभी जाना। आपने तो गरीब कल्याण की योजनाओं को भी बंद कर दिया और केवल छिंदवाड़ा पर आपकी नज़र थी और दिग्विजय सिंह के इशारे पर। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके कैबिनेट के लोगों ने कहा था कि सरकार को दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया था, आज भी जनता देखती है दिग्विजय सिंह कहाँ है, कहीं दिख तो नहीं रहा पीछे, जो आज गायब है परिदृश्य से। तो ये सारी चीज़ें आपने की, इसलिए जनता इस भ्रम में नहीं है कि आपने मध्य प्रदेश का कोई विकास और ये मुद्दे, आपने केवल अपना विकास किया, अपने लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं ये किया है। इसके अलावा आपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ ये भी बातें हम सुन रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि एक रणनीति पूर्वक कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को परिदृश्य से पीछे रखा है, क्योंकि जैसे ही दिग्विजय सिंह जी आते हैं बीजेपी बड़ी हमलावर हो जाती है दिग्विजय सिंह पर, और सारा जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और चुनाव का मोड भी दिग्विजय सिंह पर फोकस हो जाता है। कुछ कठिनाई तो नहीं हो रही बीजेपी को? दिग्विजय सिंह जी नजर नहीं आ रहे। इसलिए सर जी, यही तो घोर अपराध है कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूं मैं इसलिए नहीं दे रहा कि अपराधियों को, गुंडों को आप उपयोग करो और जब जनता के बीच में जाओ तो हनुमान चालीसा करो। तो ये तो अपराध है ना, घोर। कमलनाथ जी, आप घोर अपराध कर रहे हैं। सरकार उनके इशारे पर चला रहे थे, चुनाव में जा रहे हैं तो आप परिदृश्य गायब कर दिया। ये दुर्भाग्यजनक है इस मध्य प्रदेश के लिए कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को इशारे पर आपने सरकार चलाई है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों का आरोप है। और आज परिदृश्य गायब हो गए। तो ये अंतर्द्वंद, अंतरकलह है, ये कांग्रेस के अंदर आज से नहीं, बरसों से है। और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, जनता के नेता नहीं है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर एक अपराध करने का काम, झूठ बोल करके, इसमें भी झूठ बोलने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस कर रही है, जो मध्य प्रदेश की जनता जिसको समझ चुकी है। अभी आपने गंभीर आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों का उपयोग करके कांग्रेस ये कैंपेन चला रही। क्या आधार है आपके पास ये कहने का कि उनके साथ ऐसे लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है या जो इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? मैंने जो कहा है, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जब दिग्विजय सिंह जैसा नेतृत्व, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अगर कहे कि मोहनचंद शर्मा दिल्ली के बटाला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए और वो कह के जो फेक एनकाउंटर है, ये पूरे देश ने देखा। सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर हो, पाकिस्तान जैसे देश पर भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके जान पर जोखिम में डाल करके, जान पर खेल करके देश के लिए जवाब दे करके लौट करके आती है, और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ऐसे लोग आपके साथ खड़े थे जिनको आप आज परिदृश्य गायब कर रहे हैं, और ऐसे एक नहीं और भी कई लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 281 करोड़ जो पकड़ा गया कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? आपके लोग थे। मैं तो कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और भी लोग देश के अंदर ऐसी लीडरशिप है, लेकिन लीडरशिप पर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगते। 84 का दंगा इस देश के अंदर हुआ, 84 के दंगे के अंदर आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, जवाब देना इस बात का कि एसआईटी का गठन होता है, ऐसे निरीह उन लोगों को, हजारों लोगों को मार डाला जाता है, उन पर टायर डाल करके जला दिया जाता है, हमारे सिख समुदाय के देशभक्त लोगों को। उसमें एसआईटी में जो पत्रकार सूरी होते हैं वो आपके बारे में साफ तौर पर नाम लेते हैं, आपका नाम आता है, तो आप उसके आरोपी के तौर पर सामने खड़े हैं। आप उसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता भी, देश की जनता पूछना चाहती है, आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि इनकी है, ये सारे लोग इस प्रकार के रहे हैं, और उसके बाद आप आकर के मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा की बात करेंगे,
कहीं कुछ करेंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये मध्य प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आए तो आपने क्या किया, इसलिए मैंने इन बातों का उल्लेख किया। आपको इससे खुशी नहीं होती कि हनुमान चालीसा, कांग्रेस कम से कम हनुमान चालीसा की बात कर रही है, अब वो उसके बड़े नेता मंदिरों में जाते हैं, खुलकर अपनी राय रखते हैं, क्या इससे भी बीजेपी को आपत्ति है? नहीं, बीजेपी को इस बात से आपत्ति नहीं है, दोहरे चरित्र से आपत्ति है कि एक और भगवान राम के अस्तित्व पर आप प्रश्न खड़ा करते थे, एक और आप राम सेतु पर कहते थे कि सब मिथ्या चीजें हैं। यही लोग थे, कमलनाथ भी उसके हिस्सा थे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की ताकत है ये, कि जिस विचार ने इस देश के अंदर जो काम खड़ा किया और उसके आधार पर मजबूरी बस कम से कम झूठे ही सही आपको इसके लिए आना तो पड़ा कि आप हनुमान चालीसा करने लग गए और आप ये काम करने लग गए। ये हमारे विचार की ताकत है। लेकिन आप झूठ बोल करके, जैसे आपने किसानों नौजवानों से छल किया, वैसे ही आप ये भी छल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इन बातों के बारे में कहा है कि आप आइए तो आप अच्छे से आइए ना, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आज भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, हमारे सम्मानीय सांसद हैं, बड़े नेता हैं, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का समर्थन किया था कांग्रेस में रहकर। उन्होंने धारा 370 जो देश के माथे पर कलंक था, उसका ये कहा था कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओपनली कहा था। तो एक और ऐसा नेतृत्व भी कांग्रेस के अंदर था। तो आज वो राष्ट्रवाद का बीज जो राजमाता जी की गोद में पला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद का बीज प्रस्फुटित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी के और मूल रूप से आरएसएस के उस राष्ट्रवाद के बीज की शक्ति है, जिसका अंकुरण अब कांग्रेस में भी देखा जाने लगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कहता है, वो राजनीति नहीं करता है। भारत के अंदर सामाजिक और इस प्रकार का काम खड़ा करना, देश के लिए चीजें खड़ी करना, और वो तो कहते हैं कि एक हिंदुत्व के आधार पर, एक हिंदुत्व हमारी जीवन शैली है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो इसलिए आज ये स्वीकारोक्ति देने लगे ऐसे लोग, जो लोग इस देश के इन सारे मुद्दों पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन आज हमारी ताकत जब बढ़ी है, उस विचार का प्रस्फुटन हर क्षेत्र में हुआ है, तो अब इनको भी लगने लगा कि हमारी भी मजबूरी है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अब इस दिशा में जाकर छल कपट तो उसके माध्यम से भी करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ। ये कुछ नई आपकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, मर्जर एक्ट जैसी कुछ, की कांग्रेस मुक्त भारत के लिए अब विलीनीकरण कर लो कांग्रेस का बीजेपी? सर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ये काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी पर दबाव नहीं डालती। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस विचार में, इस सिद्धांत के साथ यहाँ के नेतृत्व में जिनको विश्वास है वो भाजपा में आ सकते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है कि अर्जुन सिंह जी ने इस देश के अंदर, मुझे ध्यान में है कि छात्र राजनीति के उन लोगों पर जो ताकतवर लोग थे, पकड़ रखते थे, उन पर इतनी प्रताड़नाएं दी गई कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो तो ठीक रह सकते हो। अभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मंत्रियों पर, हमारे प्रमुख नेताओं पर जो आक्रमण किए गए, उनको दबाव डाला गया। संजय पाठक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर उनके संसाधनों पर आक्रमण किया गया, उनको आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाया गया और कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे आपको जो करना है वो करो, मैं भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये कैरेक्टर इनका रहा है। इसलिए दबाव की राजनीति भाजपा ने कभी नहीं की और न कभी हम इस दिशा में बढ़े। हम तो खुले मंच हैं, अगर इसको अच्छा लगता है तो वो आ सकता है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है साहब कि भारी राशि दी गई है, इसलिए बीजेपी की तरफ सारे नेतागण गए हैं, प्रलोभन का आरोप है उनका। आप ये सवाल, इस सवाल का जवाब आपको जनता को भी इस चुनाव में देना है। कैसे आप देंगे इस सवाल का जवाब कि इसके पीछे प्रलोभन नहीं, बीजेपी का आकर्षण है? इसका जवाब तो जनता ही उनको दे रही है और इसलिए आपने देखा होगा कि वो जनता के सामने इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं कर रहे हैं। हमने पूछा कि सतीश सिकरवार को आपने टिकट दिया, पारुल साहू को दिया, केएल अग्रवाल को दिया, इनको आपने क्या पैकेज दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए, उन लोगों ने जो निर्णय किया है, मैं शरद जी आपसे बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को बचाने का काम, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उनके साथ जो लोग आए हों या और भी जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस क्यों छोड़ी? मध्य प्रदेश की दुरावस्था के कारण।
कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि उनको लगा कि जो वादे आपने किए थे वो जनता से एक वादा पूरा नहीं हो रहा, हम वादा खिलाफी कर रहे हैं, मुंह कैसे दिखाएंगे? उन सब लोगों ने मध्य प्रदेश को दुरावस्था से बचाने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके जो गरीबों के साथ आप अन्याय कर रहे थे उनसे बचाने के लिए, और मध्य प्रदेश को बचाने का निर्णय हुआ, तब भाजपा ने सरकार बनाई। तो इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो सरकार बनाई है वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनाई है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त और इसकी जो बात करने का काम करते, ये काम भी कमलनाथ जी आपने शुरू किया था। भाजपा में तो जो मंत्री थे, विधायक थे, पंच सरपंच ही नहीं कोई छोड़ता, लेकिन आपने शरद कोल को, जो ओपनली मीडिया के सामने हमारे विधायक ने कहा, ट्राइबल विधायक हमारा, उन्होंने कहा था कि मुझे इस प्रकार के प्रलोभन और दबाव डाला गया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो, मैं उस गर्व करता हूं मेरे उस विधायक पर, जनजातीय क्षेत्र का नौजवान है, उसने कह दिया कि ये स्वीकार नहीं होगा। आपने हर प्रकार के प्रलोभन दिए, तो ये काम तो आपने किया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन लोगों ने निर्णय किया, पद छोड़े, और आज मध्य प्रदेश के अंदर आकर के एक अच्छी सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश तो उनकी घोर घोर प्रशंसा कर रहा है। तो आपको लगता है आपकी जमीन खिसक गई तो आप आरोप लगा रहे हैं। तो आखिरी सवाल कर रहा हूँ, फिर इस बातचीत को मैं विराम दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि हमने मध्य प्रदेश में 1967 के बाद इस तरह की परिस्थितियाँ देखी, और जो मध्य प्रदेश से प्यार करते हैं 7 करोड़ से ज़्यादा लोग, वो भी इन परिस्थितियों को उन्होंने अच्छे से नहीं देखा, उनकी जो भी सोच हो बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, लेकिन वो मानते हैं कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 2 दलों का राज्य है राजनीति का, यहाँ स्थायित्व की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी जिस भी सरकार को बहुमत मिले वो सरकार अपनी ताकत के साथ आगे बढ़े। आप कितना आश्वस्त करते हैं? मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ ढेर सारी, कांग्रेस के लिए भी शुभकामनाएं, लोकतंत्र है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कितना आप आश्वस्त करते हैं आज इस बातचीत में कि मध्य प्रदेश इस उपचुनाव के बाद इस खींचतान की राजनीति से निकलेगा बाहर? शरद जी, बहुत विश्वास के साथ कहता हूं मैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों को बहुमत नहीं, बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम जीत करके आएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो 18 के जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी को ज़्यादा मत दिया था, बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले थे, टेक्निकली 3-4 सीटों से गलती से इनकी सरकार बन गई थी। तो वो तो जनता ही इस बात को कह रही है कि सरकार के स्थायित्व के लिए एक बड़ा अवसर जो आज आया है, इस अवसर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर राजनीतिक निर्णय करते हुए, राजनीतिक सूझबूझ के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई, तो उसको स्थायित्व देने के लिए जी जान लगा करके नेता भी काम कर रहे हैं, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कि 28 से सीटें जीत करके सरकार को स्थायित्व नहीं मिलेगा, सरकार ताकत के साथ इस मध्य प्रदेश के विकास में आगे काम करेगी। क्या आप ये भी मानते हैं कि ये चुनाव एक मॉडल भी होगा बीजेपी के लिए भी, कि एक फैक्शन जो कांग्रेस से आया है, जिन भी परिस्थितियों में आया हो, हालांकि आपका दावा है कि वो बीजेपी में श्रद्धा रखकर बीजेपी की राजनीति को प्रणाम करते हुए आया है, क्या आप मानते हैं कि ये मॉडल आगे एक एग्जाम्पल भी सेट करेगा कि बीजेपी अगर इस तरह की परिस्थितियों में भी सरकार बनाने का फैसला करती है और बाय इलेक्शंस में जाती है, तो वो जैसा आपका दावा है कि बेहतर नतीजे लेकर आती है, तो क्या ये एक मॉडल भी आप सेट करने की दहलीज पे खड़े हैं? ये मॉडल सेट हो गया है शरद जी। मैं तो घूम रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान घूम रहे हैं, ज्योतिरादित्य नरेंद्र सिंह घूम रहे हैं, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा घूम रहे हैं, इन सब ने, और हमने ऑब्जर्व किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर है, हमारे साथ जो मित्र आए, वो परिवार के साथ समरस होकर भाजपा के अभिन्न अंग बन गए, और बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, और मैं इस बात का शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि राजनीतिक सूझबूझ के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस ताकत को स्वीकारोक्ति दी है, और स्वीकारोक्ति के आधार पर एकजुट होकर के इस ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उसी आधार पर हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बंसल न्यूज़ से बातचीत में कुछ अरसे पहले कहा था, जब हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस में आप जैसा सचिन पायलट जी को मना लिया, आपके लिए क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जब एक बार दिल टूट जाता है कहानी खत्म हो जाती है। बीजेपी में तो उनके दिल का आप पूरा ख्याल रखेंगे? बीजेपी तो भारतीय जनता, मैंने कहा ना, उनके अंदर तो ये बीज पहले से था। उनके पिताजी जनसंघ के संसद सदस्य थे, इमरजेंसी में उन पर भी आक्रमण किया था इस कांग्रेस ने।
राजमाता जी को तो इमरजेंसी के अंदर कितनी प्रताड़नाएं दी गई, तो उनके परिवार ने तो ये सब झेला है। कांग्रेस को पहले भी झेला है और सिंधिया जी ने बाद में भी झेला है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी परिवार में वो अभिन्न अंग हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एकरस होकर के और समरूप होकर के काम कर रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए हम सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ो। मतलब अब उनके लिए मुस्कुराने की पर्याप्त वजह है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें संदेह नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, आप भी सभाओं में जाते हैं तो अतिथि शिक्षक भी आपसे प्रश्न करते हैं, संविदा शिक्षक भी करते हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, आप विद्यार्थी परिषद से आने वाले व्यक्ति हैं, कि जिस देश में शिक्षक का सम्मान होता है, चाणक्य को अपनी शिखा क्यों खोलनी पड़ी, तो शिक्षकों का सम्मान हो। और इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। 2000 पहले बीजेपी आरोप लगाती रही कि इस व्यवस्था का जो गड़बड़ हुआ ये कांग्रेस के समय हुआ, ऐसा बीजेपी का आरोप। कितना आप इन संविदा शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों के विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? शरद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अतिथि शिक्षक भी जानते हैं, बाकी जो शिक्षक हैं, बाकी सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो शिक्षाकर्मी कह कर के अपमान करने का काम, और उनको ये लोग क्या देते थे, घोर अपमान मध्य प्रदेश के अंदर उन शिक्षकों का कांग्रेस की सरकार ने किया था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब आई तो उसके बाद उन अतिथि विद्वान हों या शिक्षाकर्मियों को बदलकर सम्मानजनक तरीके से क्या हो सकता है, उनके पेमेंट से लेकर के बाकी सारी चीज़ें सम्मान के साथ क्या हो सकती हैं। और जो खास तौर पर ऐसे अतिथि विद्वान और ये लोग हैं, इनकी तो लड़ाई मैंने भी लड़ी है, मैंने भी लाठियाँ खाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके लिए कर सकती है वो मध्य प्रदेश के अंदर न कभी किसी ने किया, न कोई सरकार करेगी। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ विश्वास के साथ, मेरे ऊपर वो विश्वास भी रखते हैं इस बात का कि मेरी सरकार थी तब भी हम उनके लिए लड़ रहे थे। तो इसलिए उनको ये मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार से उनके हितों की जो रक्षा होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। चुनाव के बाद उस पर बैठ करके बाकी सारी भी बात करेंगे। इसलिए आज मैं उनको इस बात के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उनके लिए अच्छा क्या हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बीजेपी को शुभकामनाएं इस बाय इलेक्शन के लिए। ये थे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।